दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल अक्सा की आवाज़ 2 में हार्दिक स्वागत है। अगर आप सबको हमारी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी आज की कहानी है पिता बने बोझ। हर रिश्ते में मिलावट देखी है, कच्चे रंगों की सजावट देखी है। सालों साल से देखा है माता पिता को, न उनके चेहरे पर थकावट देखी है, न ममता में कोई मिलावट देखी है। चुपचाप सभी लाइन में बैठ जाओ, सबको खाना मिलेगा। मंदिर के पुजारी ने वहां मौजूद गरीबों से कहा। तभी वहां एक गाड़ी आती है और उनमें से कुछ लोग उतरते हैं और वहां मौजूद गरीबों को खाना और कंबल बांटने लगते हैं। सेजल वहां मौजूद बच्चों के लिए अलग से स्वेटर लेकर आई थी और वह बच्चों को एक किनारे ले जाकर दे रही थी। जब बच्चों को स्वेटर देना हो गया तो वह अपने परिवार की मदद करने लगी और सभी को खाना बांटने लगी। खाना बांटते हुए जब वह एक आखिरी गरीब के पास पहुंची तो वह बड़ी हैरानी से उस बूढ़े को देखने लगी। वह बूढ़ा सर झुकाए बैठा था, फटे पुराने कपड़े, फटी चप्पल, ठंड से ठिठुर रहा था। उस बूढ़े का चेहरा देखती है तो उसके होश ही उड़ जाते हैं और उसके हाथ से सारा सामान गिर जाता है। जिस पर वह बूढ़ा उसे कहता है, यह मैं रख लूं बेटा, बड़ी ठंड लगती है, एक कंबल से मेरा गुजारा नहीं होता, तुम चाहो तो खाना मत देना मुझे। सेजल उस बूढ़े की बात सुनकर रो पड़ती है और कहती है, पापा आपने मुझे नहीं पहचाना, मैं आपकी गुड़िया, आप यहाँ और इस हालत में। वह बूढ़ा सेजल की बातें सुन तो पा रहा था पर वह शायद समझ कुछ नहीं पा रहा था और अवाक होकर सेजल को बस देखे जा रहा था। तभी मंदिर का पुजारी पीछे से आकर कहता है, क्या तुम इन्हें जानती हो? हाँ, यह मेरे पिता शिवनारायण सक्सेना है। सेजल ने कहा, बेटी यह कौन है, कहाँ से आए हैं? यह तो पता नहीं, बस एक दिन इन्हें यहाँ कोई बिठा कर चला गया, तब से यह यहीं मंदिर के बाहर ही रहते हैं। और ताज्जुब की बात तो यह है इन्हें अपने जीवन के बारे में कुछ भी याद नहीं। पर तुम कह रही हो यह तुम्हारे पिता हैं, फिर इनकी ऐसी हालत कुछ समझ नहीं आया। पुजारी ने कहा, पंडित जी मेरे पापा को मेरे भैया सुधीर अपने साथ अमेरिका ले गए थे और तब से रोज मेरी बात पापा से फोन पर होती है। फिर यह यहाँ क्या कर रहे हैं और भी ऐसी हालत में? मैं खुद हैरान हूँ। या तो पापा को भैया ने यहाँ छोड़ा है या पापा वहाँ से खुद ही चले आए होंगे। अब इन्हें तो कुछ भी याद नहीं जो इनसे पूछूं आखिर माजरा क्या है। अब तो वही बता सकते हैं पूरी बात। अभी फोन करती हूँ भैया को। यह कहते हुए सेजल सुधीर को फोन लगाने लगी। सुधीर के फोन उठाने के बाद, हेलो भैया कैसे हो, क्या कर रहे थे? सेजल ने पूछा। कुछ नहीं, बस तुम्हारी भाभी के साथ बाहर शॉपिंग पर जाने की तैयारी कर रहा था। तुम बताओ, आज तो तुम्हारे यहाँ पूजा हवन है ना, हो गई उसकी तैयारी? सुधीर ने पूछा। हाँ बस वही चल रही है। भैया जरा पापा को फोन देना, वह क्या है ना, उन्हें पूजा पाठ काफी पसंद है तो सोचा वीडियो कॉल पर ही उन्हें दिखा दूं। सेजा ने कहा, अच्छा रुक। यह कहते हुए सुधीर पापा पापा कहते हुए फोन देने लगता है। उधर से बिल्कुल सेजल के पापा की आवाज आती है जो कहते हैं, हाँ गुड़िया बोल बेटा, आज मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, मैं तो दवाई खाकर सो रहा था, फिर कभी वीडियो कॉल कर लेना। उसके बाद सुधीर फोन में आकर कहता है, वह क्या है सेजल, पापा को यहाँ की ठंड बर्दाश्त नहीं हो रही, इसलिए थोड़े सुस्त हो गए हैं, तो फिर कभी बात कर लेना। सुधीर के इस बात से सेजल हैरान तो हुई और उसने सोचा, जब पापा यहाँ मेरे सामने बैठे हैं तो फोन पर वहाँ आवाज किसकी है?
फिर उससे याद आया कि जब भैया भैया विदेश गए हैं तब से वह कभी भी वीडियो कॉल पर नहीं बात करते, बस बातें करके फ़ोन रख देता है। जब भी उसे वीडियो कॉल करने को कहती हूँ तो वह कोई न कोई बहाना बना ही देता था। आखिर यह सब हो रहा था, सेजल ने सोचा, और फिर वह शिवनारायण जी को अपने साथ ले गई। वह अपने पति अमित से कहती है, पता नहीं अमित, यह पापा को क्या हो गया है। और जब भैया इन्हें अमेरिका ले जाने वाले थे तो यह यहाँ इस हालत में कैसे। यह ना तो मुझे पहचान रहे हैं और उधर भैया भी पता नहीं किससे मेरी बात करवाते आए हैं इतने दिनों तक। सेजल, तुम्हें पक्का यकीन है ना यह पापा ही हैं? क्योंकि मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ, यह ना तो तुम्हें मुझे पहचान रहे हैं, ऊपर से उधर भैया ने भी तुम्हारी बात पापा से करवाई, ऐसा तो नहीं कहीं यह कोई बहरूपिया हो। अमित ने कहा, यह कैसी बातें कर रहे हो आप, यह मेरे पापा ही हैं। यह बहरूपिया वगैरह फिल्मों में होता है, असल जिंदगी में नहीं। और मैं अपने पापा को नहीं पहचानूंगी क्या? यहाँ कोई बड़ी साजिश हुई है, पर पता कैसे करूं? भैया इतनी दूर बैठे हैं और फोन पर वह तो सच्चाई बताने से रहे, और यहाँ पापा भी सब कुछ भूल कर बैठे हैं। आखिर सच्चाई का पता करूं तो कैसे? सेजल ने कहा। सेजल, यह सब बाद में करेंगे, अभी सबसे ज्यादा जरूरी है पापा का इलाज करवाना। एक बार पापा ठीक हो जाएं, बाकी तो सब कुछ अपने आप ही सही हो जाएगा। अमित ने कहा, ठीक कह रहे हो आप। यह कहकर सेजल शिवनारायण जी के पैरों के आगे बैठकर कहती है, पापा, आपको अपनी गुड़िया याद नहीं? पापा, आपकी तो जान बसती थी हम में, फिर आप हमें कैसे भूल सकते हैं? कुछ तो याद कीजिए, कुछ तो बताइए पापा, आप ऐसे अनजान नहीं बन सकते। सेजल शिवनारायण जी से यह सब बातें करते करते रो पड़ी। बिटिया, कौन हो तुम? मुझे सच में याद नहीं, पर यह जो तुम कर रही हो ना, गरीब वो मैदान, यह बड़ा नेक काम है। तुम्हें पता है उन बच्चों को जब रात में ठंड लगती है तो वह काफी रोते हैं, आज वह भी चैन से सो पाएंगे। भगवान तुम्हारा भला करें। शिवनारायण जी ने अपने कांपते हाथों को उठाकर सेजल को आशीर्वाद देते हुए कहा, पापा, यह भी आपने ही तो सिखाया है कि जब आप किसी की मदद करने के लायक हो तो जरूर करो, क्योंकि भगवान ने जितना हमें दिया है उतना तो शायद किसी का सपना हो। पापा, भले ही अभी आपको कुछ याद नहीं, पर मुझे सब कुछ याद है, और अब आपकी यह बेटी आपकी भी मदद करेगी। सेजल ने कहा। अगले दिन सेजल शिवनारायण जी को डॉक्टर के पास ले जाती है और डॉक्टर उसे कहते हैं, यह किसी गहरे सदमे की वजह से अपनी याददाश्त खो चुके हैं। ऐसे मरीजों का वापस से याददाश्त आना बड़ा मुश्किल होता है, पर अगर कभी कभी वही मंजर इन्हें दोबारा नजर आ जाए जिससे इन्हें सदमा लगा है तो याददाश्त वापस आ जाती हैं। पर यह अभी पक्का नहीं कह सकते, मुझे इनके कुछ टेस्ट करने पड़ेंगे, फिर उनकी हालत कहाँ तक बेहतर हो की जा सकती है उसकी कोशिश करेंगे। सेजल यह सुनकर काफी मायूस हो जाती है और फिर वह शिवनारायण जी को घर वापस लेकर आ जाती हैं। घर आकर वह अमित से कहती है, अमित, आज से पहले कभी मैंने खुद को इतना लाचार महसूस नहीं किया। समझ रही हूँ कि पापा का साथ जरूर कुछ ना कुछ बुरा हुआ है, पर कर भी कुछ भी नहीं पा रही। क्या करूं जो पापा ठीक हो जाएं और मुझे सब कुछ पता चल जाए। देखो सेजल, डॉक्टर के कहे मुताबिक पापा को वापस से वही मंजर याद दिलाने से ही उनकी याददाश्त वापस आएगी, पर जब हमें पता ही नहीं होगा कि पापा को सदमा कौन सी बात पर लगा है, हम वह मंजर उन्हें कैसे दिखा सकते हैं। अब तो एक ही रास्ता है, हमें सब कुछ अब बस सुधीर भैया ही बता सकते हैं।
अमित ने कहा, पर भैया जी इतने दिनों से झूठ बोलते आए हैं मुझे, वह आप क्यों सच बताएंगे भला? मैं तो बस यह सोचकर हैरान हूँ कि भैया को अमेरिका गए लगभग 1 साल से भी ज्यादा हो गया, तब से पापा इसी हाल में जी रहे थे। सर्दी गर्मी बरसात की मार झेलते रहे और मैं बेवकूफ यहाँ से दूर बैठी यही समझती रही पापा अमेरिका में आराम से हैं। क्यों मेरे दिमाग में एक बार भी यह बात नहीं आई कि पापा को भैया कभी वीडियो कॉल पर आने क्यों नहीं देते? सेजल ने कहा, जानता हूँ सेजल, तुम्हारी तकलीफ अभी मैं समझ सकता हूँ, पर यह वक्त भावनाओं में बहने का नहीं है, एक ठोस कदम उठाने का है। सुधीर भैया यूँ सच्चाई तो नहीं बताएंगे, उल्टा अगर उन्हें पापा के बारे में पता लग गया तो वह इंडिया कभी वापस नहीं आएंगे। इसलिए हमें सबसे पहले उन्हें यहाँ धोखे से बुलाना होगा, और सिर्फ एक ही चीज है जो उन्हें यहाँ बुला सकती है, वह है पैसा। तुम भैया को फोन कर कहोगी कि पापा की कोई पॉलिसी मैच्योर हुई है पूरे 1 करोड़ की, और वह पापा को यहाँ आकर साइन करने के बाद ही सीधे उनके अकाउंट में मिलेगी। उसे कुछ शक ना हो तो उसके लिए कहना पापा से पूछना जरा कि ऐसी कोई पॉलिसी जिसमें उन्होंने अल्टरनेट पते पर मेरा घर का पता डाला था। जब तुम ऐसा पूछोगी तो वह या तो कोई बहाना बनाएंगे या कहेगा हाँ पापा हाँ कह रहे हैं। पैसों की बात सुनते ही वह जरूर आएगा, तब हम उसके गिरहबान पकड़ लेंगे, और जब वह होगा पहले हम देखेंगे कि पापा को साथ लाने का वह क्या बहाना बनाते हैं। तब तक पापा को कहीं छुपा कर रखना होगा। अमित ने कहा, उसी रात शिव नारायण जी जब सो रहे थे वह नींद में जोर जोर से चीखते हुए कहने लगे, मैंने नहीं मारा उसे, मैंने नहीं मारा उसे। बेटा तू तो यकीन कर, सेजल नारायण जी के कमरे में ही सोए थे, वह इस आवाज से उठ बैठे, पर उसने शिव नारायण जी को जगाया नहीं। उसे लग रहा था कि नींद में ही शायद शिव नारायण जी कुछ काम की बातें बता देंगे, पर वह इन शब्दों के अलावा कुछ नहीं बोले और शांत होकर वापस से सो गए। अगले दिन से जब सुधीर से फोन पर कहती है जैसा उसे अमित कहता है, फिर सेजल कहती है जरा पापा को फोन देना, जिस पर सुधीर कहता है, अरे पापा अपने हम उम्र दोस्तों के साथ बाहर जाते हैं, इस समय पूरे दिन घर पर रहकर बोर हो जाते हैं, इसलिए मैं कहता हूँ चले जाया करें। अरे मैं तो उन्हें बता दूंगा, और अगर आने की जरूरत पड़ेगी तो जरूर आऊंगा। एक बात बता, अगर सिर्फ मैं हूं तो चलेगा? वह क्या है ना, पापा की अब उम्र भी काफी हो गई है तो सफर उन्हें रास नहीं आते, वहां भी इतना लंबा सफर। भैया पॉलिसी पापा के नाम पर है तो उनके तो साइन चाहिए होंगे, पर क्योंकि उन्होंने नॉमिनी में आपको रखा है तो मैं पूछती हूँ वकील से कि सिर्फ आपके, शायद आपके आने से काम होगा या नहीं। यह कहकर सेजल फोन रख देती है। अगले दिन वह वापस से सुधीर को कॉल करके कहती है, हाँ भैया आप के साइन भी चलेंगे? तो इस पर सुधीर कहता है, ठीक है, मैं सबसे जल्दी का टिकट करवा कर आता हूँ, बस तुम्हारी भाभी भी आना चाहती हैं, काफी दिन हो गए हैं हमें वहाँ आए हुए। हाँ हाँ भैया आप सभी का स्वागत है, काश कि पापा भी आ पाते तो उनसे भी मिलना हो जाता, पर आप और भाभी दोनों आ जाएंगे तो पापा की वहाँ देखभाल कौन करेगा? सैजल ने कहा, यहाँ पापा के लिए फुल टाइम मेड है जो पापा के अच्छे से देखभाल करती हैं, और कुछ दिनों की ही तो बात है। सुधीर ने कहा। फोन रखने के बाद सैजल अमित से कहती है, कैसे झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं, आओ भैया, जो तुम्हारे झूठ का करारा जवाब मैंने भी न दिया तो मेरा नाम भी सेजल नहीं। हमें बड़े सतर्क होकर पूरा काम करना पड़ेगा, कहीं ऐसा ना हो कि सुधीर के यहाँ आने से पहले उसे सब कुछ पता चल जाए। अमित ने कहा। उसके बाद एक दिन फिर से शिव नारायण जी को पार्क में घुमाने ले जाती हैं।
और वहाँ बैठे अपने पापा को कुछ पुरानी तस्वीर दिखा रही थी। पर शिवनारायण जी उन तस्वीरों को एक अनजान की तरह ही देख रहे थे, यहाँ तक कि वह अपनी पत्नी को भी नहीं पहचान रहे थे। पर जैसे ही सैजल ने फोन पर तस्वीर बदलते बदलते शिवनारायण जी को सुधीर की तस्वीर दिखाई, शिवनारायण जी के चेहरे का भाव ही बदल गया। वह एकाएक बोल पड़े, अरे यह तुम्हारे परिवार के बीच में क्या कर रहा है? आप जानती हो इन्हें क्या क्या किया था? इन्होंने सैजल उत्तेजित होकर शिवनारायण जी से पूछने लगे। इससे पहले शिवनारायण जी कुछ बता पाते, एक बुजुर्ग व्यक्ति वहां आकर सेजल से कहता है, अरे सेजल बेटा, तुम कितने दिनों बाद मिलना हो रहा है तुम लोगों से। और शिवनारायण यह अमेरिका से कब वापस आया? दिनेश अंकल आप कैसे हैं? सैजल ने पूछा। बेटा मैं तो ठीक हूँ, जब से इस मोहल्ले से दूर गया हूँ सबसे लगभग रिश्ता ही टूट ही गया है। उम्र हो गई है, ज्यादा घर से निकलना नहीं हो पाता। शिवनारायण से तो तब मिला था जब यह अमेरिका जाने वाला था, उसके बाद यह काम आया और तुम शिवनारायण आने के बाद एक फोन कर सकते थे ना मुझे। हम पड़ोसी कम दोस्त ज्यादा थे। थोड़ी दूर चला गया, सारे रिश्ते ही तोड़ दिए। दिनेश ने कहा, अंकल क्या बताऊं आपको, पापा को अभी कुछ भी याद नहीं। आप यकीन नहीं करेंगे मैंने पापा को किस हालत में देखा। हमारे बहुत कोशिशों के बाद अमित का ट्रांसफर इसी शहर में हो पाया है। मेरे सास ससुर का भी हमारे अलावा कोई नहीं है और मैं सोच रही थी पापा भी भैया के साथ अमेरिका में बस गए हैं तो चलो एक ही शहर में रहकर पूरे परिवार के साथ रह पाएंगे। यहाँ आने के बाद अपनी मन्नत के पूरा होने पर माता के मंदिर के बाहर गरीबों में कुछ दान करने का इरादा बनाकर जब वहां गए तो पापा को वहां भिखारियों की लाइन में बैठे भीख मांगते देखा। मैं तो बता नहीं सकती अंकल उस वक्त मुझ पर क्या बीती। सोचा था पापा अमेरिका में आराम से हैं, पर यहाँ तो पापा की ऐसी हालत। अब उनके साथ क्या हुआ ना तो यह बता सकते हैं न ही भैया बताएंगे, सैजल ने कहा। जब उसने मुझे अपनी अमेरिका जाने की बात बताई थी, वह भी सुधीर के साथ, तभी मुझे यह बात खटकी थी क्योंकि सुधीर कभी सीधे मुंह तो इनसे बात ही नहीं करता था। यह अक्सर जाकर अपना दुख मुझे बताया करता था। एक बार की बात है, जब यह मुझसे मिलने आया तो उसने कहा, दिनेश एक कप चाय पिलाया। मैंने अपनी बहू से कहकर चाय मंगवा दिया। आने के बाद भी यह कुछ कहना चाह रहा था पर कह नहीं पा रहा था। जब मैंने पूछा, शिवनारायण कोई परेशानी है बताओ तो यह मुझसे कहने लगा, दिनेश तो मुझे कुछ खिला सकता है, बड़ी भूख लगी है यार। पर यह बात सुधीर या बहू को मत बताना। तो क्या है ना सुभाष, यह दोनों कहीं निकले हुए हैं, मुझे यह भी नहीं पता कब आएंगे। मैंने सोचा मेरा खाना फ्रिज में रख कर गए होंगे, पर घर में कोई खाना नहीं है। बहुत जोरों की भूख लगी है, पैसे भी नहीं है मेरे पास। इस पर मुझे सुधीर पर काफी गुस्सा आया। ऐसे कैसे कोई कर सकता है? पर इसने मुझे कहा, यार कुछ खिला दे, शुगर का मरीज ज्यादा देर तक भूखा नहीं रह पाता। फिर मैंने इसे पोहा दिया। यह तो रहे उस दिन की बात। आए दिन तो तुम्हारे घर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आती थीं, जिसे मेरा परिवार भी सुनता। एक रोज तो थक कर मेरे बेटे ने पुलिस को ही बुला लिया ताकि यह सब बंद हो जाए। पर हमें क्या पता था मेरा यह कदम हमें इसे दूर ले जाएगा। पुलिस तो चले गए पर शिवनारायण बिल्कुल बदल गया। वह मुझसे बात नहीं करता और न ही मेरे घर आता। फिर एक दिन यहाँ अचानक आकर कहता है, मैं अपने बेटे के साथ अमेरिका जा रहा हूँ। अरे मैंने ही गलत समझ लिया था अपने बेटे को। चल यार जाता हूँ। फिर पता नहीं कब मिलना हो पाए तुमसे। तो हमें लगा चलो ठीक है, जो इसका सब कुछ सही हो गया और इन लोगों को मैंने
अपनी आंखों से घर को ताला लगाकर निकलते हुए देखा। फिर कुछ दिन बाद हम भी अपने नए घर में शिफ्ट हो गए। फिर सीधा आज मिल रहा हूँ। दिनेश जी ने कहा, इतना सब कुछ चल रहा था पर पापा ने मुझे कभी कुछ नहीं बताया। अब तो मुझे पक्का यकीन हो चला है इन सब में भैया की कोई बड़ी प्लानिंग ही होगी। सैजल ने कहा, हाँ बेटा, इसे मैंने कई बार कहा भी था। तुझे सबको आदेश पर यह कहता, अभी मेरी और जिंदगी बची ही कितनी है, क्यों खामखा अपने बच्चों को भी परेशान करो। बेटा तो पहले से ही मुझे से परेशान है। दिनेश जी कहाँ अहंकार, काश की पापा की इस हालत की वजह मैं जान पाता, फिर बताती भैया को। सजल ने कहा, बेटा अगर इन सब में मेरी कोई मदद चाहिए तो बेझिझक बताना। कितना हंसमुख हुआ करता था मेरा दोस्त, बेचारी ऐसी क्या मजबूरी थी इसकी ऐसी हालत हो गई। दिनेश जी ने कहा और वहां से चले गए। उधर से जब शिवनारायण जी को भी घर लेकर वापस आ गए और उन्हें वापस से सुधीर की तस्वीर दिखाकर पूछने लगी कि आप इन्हें जानते हैं। अब शिवनारायण जी को कुछ याद नहीं आया। दिन बीतते गए और एक दिन सुधीर भी आ गया। सुधीर के आने से पहले ही सैजल ने शिवनारायण जी को छुपा दिया था। सुधीर जाकर सैजल से कहता है, कब चलना है शाइन करने? भैया अभी अभी तो आए हो, यह सब तो होता ही रहेगा। इतनी भी क्या हड़बड़ी है, जरा हमारे साथ भी अच्छे से बैठो, मिलो। सैजल क्या कहते हैं? सुधीर कहता है, अरे नहीं नहीं, हम अपने लिए परेशान नहीं हैं, पापा के लिए जल्दबाजी कर रहे हैं। वह उन्हें अकेला छोड़ कर आए हैं ना, इसलिए। हाँ सही कहा भैया, एक बार पापा को कॉल तो करो। एक काम करो, वीडियो कॉल कर लो, आखिर पता तो चले अकेले ठीक ठाक तो है ना। सैजल ने कहा, अरे नहीं नहीं पापा, नहीं नहीं, कभी पापा की दवा खाकर सोने का समय है। मेरी अभी उनकी मेरठ से बात हुई है, वहां भी अभी सोए हैं, बाद में बात करवा दूंगा। सुधीर ने कहा, अच्छा चलो ठीक है, तुम ना ही सही, मैं तुम लोगों को पापा से मिलवा देती हूँ। सैजल ऐसा कहती है। अमित पीछे से शिवनारायण जी को लेकर अंदर आ जाता है, जिसे देखकर सुधीर और उसकी पत्नी ममता की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। क्या हुआ भैया, इतना क्यों चौंक रहे हो? तुम लोगों को क्या लगा कि इतना बड़ा कांड करके तुम लोग बच जाओगे? अरे पॉलिसी तो बस बहाना था तुम लोगों को यहाँ बुलाने की। असल में तो तुम लोगों की पूरी सच्चाई पापा ने मुझे पहले ही बता दी थी। अब तुम लोग अमेरिका नहीं जेल जाओगे। सैजल ने कहा, क्या पापा ने बताया है, पर इनकी तो याददाश्त ही चली गई थी। फिर इन्होंने कैसे बताया? सुधी ने घबराहट में कह दिया, अरे वह तो सब पता है तुम्हें, चलो अच्छा हुआ। और पापा के साथ क्या हुआ और उनकी ऐसी हालत कैसे हुई, अब तुम मुझे बताओ, वरना कुछ ऐसे सबूत हैं मेरे पास जिससे तुम्हारा वापस अमेरिका लौटना सपना बन जाएगा। और अगर अपना पूरा सच बता दोगे तो शायद मुझे तुम पर तरस आ जाए और मैं तुम्हें माफ कर दूं। सैजल ने कहा, वह क्या है ना, पापा की बढ़ती उम्र हम पर बोझ बन गई थी। हम उनसे पीछा छुड़ाना चाहते थे, इसलिए हम उस घर को बेचकर हमेशा के लिए अमेरिका जाना चाहते थे। पर पता नहीं पापा को यह बात कैसे पता चल गई और वह इस घर को बेचना ही नहीं चाहते थे। वह तो सोच रहे थे अमेरिका में हमारे साथ रहने जाएंगे। तो हमने सीधी उंगली से गीला निकालते देख उंगली टेढ़ी करनी की सोची। ममता ने एक आइडिया बनाया जिसमें ममता चाकू लेकर पापा के सामने आकर कहती है, पापा जी, जो आपने कागजात पर साइन नहीं किया तो मैं अपने हाथ की नसें काट कर अपनी जान दे दूंगी। मैं भी नाटक कर उसे ऐसा करने से रोकने लगा। पापा को लगा कि ममता सच में ऐसा करेगी तो वह बुरी तरह घबरा कर उन कागजात पर साइन कर देते हैं।
जिसके बाद भी ममता चाकू को ऐसे अपने हाथों पर चलाती हैं जिससे पहले फिट किया हुआ नकली खून का पैकेट भर जाता है और वह गिरकर मर जाने का नाटक करने लगती हैं। दरअसल यही इसलिए किया क्योंकि हमें पापा को अपने साथ ले जाना पड़े। पापा ममता के नकली खून को असली खून समझ बैठे और सदमे में बेहोश हो गए। जब उन्हें होश आया तो उन्हें इतना गहरा सदमा लगा और वह सब कुछ भूल गए। हमने देखा यह अच्छा मौका है हमारे लिए। लगभग तुझे लेकर सभी को हमारे अमेरिका जाने की बात बता दी और हमने पापा की याददाश्त चले जाने का फायदा उठाया और उन्हें अपने साथ लेकर तो निकले पर बीच रास्ते में ही छोड़ दिया क्योंकि हमें पता था ना तो पापा आप अपने घर ही पहुंच पाएंगे और न ही किसी को अपना परिचय दे पाएंगे। पर पता नहीं यह तुम्हें कैसे मिल गए। सुधीर ने कहा, अभी भी एक बात छुपा रहा है। नालायक, बताना किस तरह तुम लोगों ने मुझे जहर देकर मारने की कोशिश की थी। वह तो भला हो उस बिल्ली का जिसने मेरा खाना खा लिया और मेरी जगह वह चल बसी। वहां खड़े शिवनारायण जी भी अचानक से बोल पड़े। आपको सब याद आ गया पापा? सैजल ने कहा, हाँ बेटा, जब यह हमारी कहानी बता रहा था तभी मुझे सब कुछ याद आ गया। पर मैं देख रहा था कि आखिर मेरी मरी हुई बहू जिंदा कैसे हो गई। शिवनारायण जी ने कहा, भैया इतना कुछ करते रहे, जरा सा भी शर्म नहीं आई तुम्हें? अरे यह हमारे पापा हैं, लगभग 1 साल से भी ज्यादा यह सड़क पर जी रहे हैं और आगे भी एक दिन ऐसे ही चले भी जाते। तब भी तुम्हें हमें यही कहते कि पापा का अंतिम संस्कार कर दिया। इतने दिनों से जो तुम पापा की आवाज सुना रहे थे वह कैसे कर रहे थे? सैजल ने कहा, वह तो एक आवाज का रिकॉर्ड करेगा, टेप के जरिए करता था ताकि किसी को कोई शक ना हो। सुधी ने कहा। उसके बाद सैजल कहती है, सॉरी भैया, अब आप दोनों कभी अमेरिका नहीं जा पाएंगे क्योंकि पॉलिसी नहीं रही और वह आप लोगों को असली जगह ले जाएगी और सबूत के लिए सारी बातें रिकॉर्ड भी हो गई हैं। मुझे माफ कर दे। मुझे पापा आप तो कुछ कहिए ना, बड़ी मुश्किल से अमेरिका में सेटल हो पाया, सब बर्बाद हो जाएगा। सुधीर ने कहा। इस पर शिवनारायण जी ने सुधीर को एक चांटा लगाकर कहा, अब माफी मांग रहा है या कोई और योजना बना कर मुझे बीमार बताएगा। बेटा, भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती। फिर पुलिस आकर सुधीर और ममता को ले जाती है। उसके बाद सेजल शिवनारायण जी के सीने से लगकर कहती है, पापा आज मैं बहुत खुश हूँ कि आप ठीक हो गए। आपसे कोई और भी मिलने आया है, वह देखिए। तभी दिनेश जी आते हैं और कहते हैं कि हम भुलाकर मुझे याद है। शिवनारायण जी हंसते हुए बोले, हाँ तुझे कैसे भूल सकता हूँ यार, पर एक बात बता, तू तो बड़ा था अमेरिका जाने के लिए, कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा था कि सुधीर तुझ पर जोर डाल रहा है। दिनेश जी ने कहा, हाँ क्योंकि कुछ दिनों से दोनों बड़ी चिकनी चुपड़ी बातें कर रहे थे। मुझे तो बाद में पता चला कि इस घर को बेचकर हमेशा के लिए मुझे जहर देकर जान से मारने का इरादा बना रहे हैं। तभी मैंने विरोध किया, पर देखो क्या से क्या हो गया। शिवनारायण जी ने कहा, वह तो शुक्र मनाओ तेरी बेटी और दामाद का, वरना दिनेश जी ऐसा कहीं नहीं होते। तभी सैजल कहती है, बस कीजिए आप लोग, आज तो खुशी मनाने के दिन आ गए तो भला भूल जाइए पुरानी बातों को। और फिर सभी लोग हंसने लगते हैं। जब श्री नारायण जी को जल्द ही अपने घर में प्रेम पूर्वक रखने लगी, सुधीर और ममता ने कई बार शिव नारायण जी से मिलने की कोशिश की, मगर
सहजन ने अपने घर के नौकरों को साफ हिदायत दे रखी थी कि उन्हें किसी भी कीमत पर घर के अंदर न आने दिया जाए। सच कहा है, पाप का घड़ा एक दिन जरूर फूटता है। वैसा ही हुआ सुधीर और ममता के साथ भी। अगर उन्होंने निर्दोष भोले भाले शिव नारायण जी को जहर देकर मारने की कोशिश न की होती तो उन्हें भी जेल की हवा न खानी पड़ती और सभी लोग प्रेम पूर्वक अपना जीवन जीते। भगवान ने हम मनुष्यों को अपना कर्म करने के लिए जन्म दिया है। कभी कभी मनुष्य में बदले की भावना इतनी प्रबल हो जाती है कि उसे कहाँ ले जाकर डुबो देती हैं, पता ही नहीं चल पाता। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म ही करने चाहिए। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।